तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बच्चे? विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे जंतुओं में जनन के बारे में, है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो और भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे आज। सबसे पहले हम जाएंगे आज के सुविचार की तरफ। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग डेस्टिनेशन। आपके जो छोटे छोटे कदम हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कार्य आप करते हो, वो आपको बड़ी मंजिल की ओर ले जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे कदम छोटे हैं या हमारे कार्य छोटे हैं, हम थोड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा नहीं है, हमारे छोटे कदम ही हमें बड़ी मंजिलों की तरफ ले जाता है। तो इसी शुभ विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चे, हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था जनन के बारे में, है ना, कि जनन क्या होता है, जनन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो जनन क्या है? जनन जो है किसी भी जाति यानी कि किसी भी स्पीशीज या प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये वह प्रक्रम होता है जिससे कि एक जीव जो है अपने जैसे अन्य जीवों को जन्म देता है, अपनी पीढ़ी को बनाने के लिए। एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का होना बहुत जरूरी है। फिर हमने बात की थी जनन की विधियों के बारे में। किसके बारे में बात किया था हमने? जनन की विधियों के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना, जनन की विधियां। तो बच्चे, जो जीव जंतु होते हैं उनमें दो प्रकार के जनन की प्रक्रियाएं होती है। कई जीवों में क्या होता है, कई जीवों में जो होता है उनमें लैंगिक जनन होता है और कईयों में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन। और कई जीवों में क्या होता है? अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे लिखती हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल, ये हमने पिछले क्लास में बताया था आपको। और बच्चे, जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो है जननांकों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से पौधों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लासों में, उसी तरह से जो जीव जंतु होते हैं उसमें जो है लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही, मादा युग्मक और नर युग्मक की आवश्यकता होती है। यानी कि उसमें जो है माता जननांग की और नर जननांग की आवश्यकता होती है। तो हमने पिछली क्लास में नर जननांग, नर जननांग, है ना, नर जननांग के बारे में बात किया था और माता जननांग के बारे में। नर और माता जननांग क्या होते हैं, जरा क्विक रिकैप करके आते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, डिटेल में हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो बच्चे, जननांग क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसको कहते हैं? तो जनन अंग क्या है बच्चे? जनन अंग यानी कि नर जनन अंग की अगर हम बात करें तो उसमें एक जोड़ा वृषण होता है, दो शुक्राणु नलिकाएं होती है और एक शिशिन यानी कि एक लिंग होता है। ठीक है। तो नर जननांग जो होते हैं यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर एक जोड़ा वृषण कहा गया है, यानी कि टेस्टिस होता है, वृषण यानी टेस्टिस। शुक्राणु नलिका, ये जो देख रहे हो आप लोग शुक्राणु नलिका है, इसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। और शिशिन होता है जिसे हम पेनिस कहते हैं। ठीक है।
चलिए, अब वृक्षण जो है वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसको हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। वृषण क्या होता है? लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण का कार्य क्या है? टेस्टिस का कार्य क्या है? वो जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। उसके स्ट्रक्चर को हम लोग जरा बनाएंगे भी और उसको समझेंगे भी अच्छी तरह से। चलिए, तो वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक जो है, जिस तरह से कोशिका में एक सेल में पाए जाते हैं, उसी तरह से सारे स्ट्रक्चर्स जो है पाए जाते हैं। अब मादा जननांग की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय रहता है। क्या रहता है? एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय यानी कि जिसको हम कहते हैं ओवरी, है ना। अंडवाहिनी होता है, ओविडक्ट होता है, तथा गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं वो शामिल है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? अंडाणु अथवा ओवम कहा जाता है। तो मानव स्त्रियों में जो है प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन होना होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय कौन सा भाग है? वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है? एकल कोशिका है, यानी कि उसकी एक कोशिका होती है। तो इतनी बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। अब बेटा हम डिटेल में जाएंगे। हम नर जननांग को एक बार अच्छी तरह से उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए, यहां पे ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नर जननांग की बात हो रही है यहाँ पर। तो नर जननांग में जो है एक जोड़ा वृषण होता है जिसको टेस्टिस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड्स में क्या है? ये एक जोड़ा वृषण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक नलिका आ रही है। ये देखो दोनों साइड से एक डक्ट आ रहा है, या नलिका कहते हैं हम उसको। ये जो नलिका है इसको कहा जाता है शुक्राणु नलिका। क्या कहा जाता है इसको? शुक्राणु नलिका अथवा स्पर्म डक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बीच में आप देख सकते हो ये जो टेस्टिस का कार्य क्या बताया मैंने आपको, वृषण का कार्य क्या बताया? वृषण जो होता है वो लाखों शुक्राणु जो है एक समय में उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है वो? एक समय में लाखों की संख्या में शुक्राणुओं का उत्पन्न कौन करता है? वृषण अथवा टेस्टिस करते हैं। अब ये जो बीचों बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? इसको शिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशन कहा जाता है, पेनिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या, इसके द्वारा ही क्या होता है? जो टेस्टिस में, जो वृषण में जो स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस होता है, वो इस नलिका के द्वारा, शुक्राणु नलिका के द्वारा या स्पर्म डक्ट के द्वारा क्या होता है? पेनिस में आता है और बाहर को क्या होता है? रिलीज हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को? चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जरा ध्यान से देख लेते हैं, उसके पार्ट्स को समझते हैं हम लोग, फिर उसकी एक एक भागों को हम लोग क्या करेंगे? अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अगला हम देखते हैं, नर जननांग हमने देख लिया। अगला हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा, ये देखो ये है स्ट्रक्चर, है ना। इसमें जो है यहाँ पे दोनों साइड्स में आप देख सकते हो क्या है? ओवरी है। क्या कहा जाता है इसको? ओवरी अथवा अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी अथवा अंडाशय। अब ये जो अंडाशय है ये दो होते हैं, यानी कि एक जो
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जी हाँ, ओविडक्ट कहा जाता है। ये देख रहे हो आप लोग, है ना? इसको ओविडक्ट कहा जाता है अथवा अंडवाहिनी कहा जाता है। यहां पे देख सकते हो, देखा आपने? जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसमें स्पर्म डक्ट था, है ना? यहाँ पे देखा था आपने, इस तरह से एक डक्ट था उनके, इसमें भी दोनों साइड में। तो यहाँ पर भी एक जोड़ा क्या रहता है? एक जोड़ी, बिल्कुल सही, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी अथवा ओविडक्ट। अब देखो बीचों बीच का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला थैली जैसा एक जो स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? गर्भाशय अथवा यूट्रस। क्या कहा जाता है? गर्भाशय अथवा यूट्रस। अब देखो बच्चे, प्रति मास में, हर महीने में जो स्त्रियां होती है, जो मानव स्त्रियां होती है, उनमें प्रति मास में दोनों अंडाशय, देखो दोनों अंडाशय है, इसमें से एक में से, किसी एक में से एक विकसित अंडाणु, ठीक है, एक विकसित अंडाणु अथवा ओवम जो है, वो क्या हो जाता है? निर्मोचन करती है, अंडवाहिनी में होता है, निर्मोचित करके अंडवाहिनी में हो जाता है। और ये भाग कौन सा है? गर्भाशय, ये जो भाग है, ये क्या है? ये वो भाग है जहां शिशु का विकास होता है। क्या होता है? शिशु का विकास होता है। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? आगे जा सकते हैं। तो हमने दोनों स्ट्रक्चर्स देख लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जननांग हमने देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने देखा फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इनके दोनों भागों के बारे में हमने, सॉरी, हमने इसके प्रत्येक अंगों के, इनके प्रत्येक भागों के बारे में हमने चर्चा कर लिया, है ना? अब चलिए बच्चे, हम लोग बात करेंगे जो गर्भाशय, सॉरी, जो हमारा जो वृषण होता है, यानी कि जो मेल्स में जो वृषण होता है, उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि उसका जो उसके जो कार्य है उसको हमने देखना है। तो सिर्फ अगर हम वृषण की बात करें तो वृषण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृषण जो है वो शुक्राणु नामक नर युग्मक का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं वृषण? वृषण क्या करते हैं बेटा? नर युग्मक का, यानी कि शुक्राणु जिसको कहते हैं, नर युग्मक का उत्पादन करते हैं। और वृषण जो है एक अंडकोशीय थैली में स्थित होता है। एक थैली होती है इस तरह से अंडाकार में, ठीक है? तो अंडकोशीय थैली में ये स्थित होता है, जिसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए, अब वृषण के भीतर जो है प्रतिदिन लाखों शुक्राणु, यानी कि नर युग्मक स्पर्म्स जो है वो उत्पन्न होते हैं, और ये तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखती है। देखो बेटा, ये जो स्क्रोटम होता है, ये यानी कि जो ये जो थैली होती है जिसमें कि वृषण होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ना होकर हमारे शरीर के बाहर की तरफ होता है, यानी कि आंतरिक ना होकर बाह्य होता है। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि हमारा शरीर का जो तापमान होता है उससे 2 डिग्री जो है इसका तापमान होता है, वृषण का तापमान होता है। ये क्यों होता है वृषण का तापमान 2 डिग्री कम? ताकि इसके अंदर के जो शुक्राणु होते हैं वो नष्ट ना हो जाए। ठीक है, उनको क्या चाहिए? उनको एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसमें कि वो नष्ट ना हो। अब अंडकोशीय थैली में वृषण का तापमान, जैसे मैंने अभी बताया, शरीर के तापमान से कितना कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर की एक घटना है, यानी कि जो हमारे शरीर की एक जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वृषण होते हैं वो हमारे शरीर के, जी हाँ, बाहर होता है, और वो हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को?
चलिए अब हम देखते हैं जो मादा जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं और उसके प्रत्येक भाग को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कि जब आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया तो आपको बताया कि एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, है ना। ये तीनों भाग जो मिलकर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती है। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडाशयों का एक जोड़ा, ये देखो अंडाशयों का एक जोड़ा, दोनों तरफ अंडाशय आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो ये अंडाशय का कार्य क्या है, अंडाशय जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। अंडाशय जो है वो उदर गुहा के निचले भाग में, उदर गुहा क्या होता है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी, क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। थोरैसिक कैविटी आपको पता है क्या होती है, वक्ष गुहा होती है ना। तो वक्ष गुहा में क्या स्थित होते हैं, हमारे लंग्स वगैरह स्थित होते हैं, हमारे फेफड़े स्थित होते हैं। तो ये जो अंडाशय होता है यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना बच्चे, ये कहाँ पर स्थित होता है, ये हमारे उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। और दोनों में से एक अंडाशय, ये दोनों अंडाशय है और इनमें से कोई एक अंडाशय हर महीने एक अंडाणु जो है उत्पन्न करता है, यानी कि एक ओवम को प्रोड्यूस करता है। और अंडे को ओवा क्या कहा जाता है बेटा, ओवम, ठीक है, ओवम, ओवा, ये सब जो है अंडे को कहा जाता है, उसको अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, एक वचन में हम उसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ये मादा युग्मक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, मादा युग्मक, फीमेल गेमीट कहलाता है। और यह अंडाणु फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय से तक पहुंचता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डक्ट है ना, अंडवाहिनी जो है, यहाँ से होकर ये कहाँ पर पहुंचता है, गर्भाशय के भीतर पहुंचता है। और अंडाणु की अगर हम बात करें तो वो एकल कोशिका होती है। एकल कोशिका मीन्स क्या होता है बेटा, कि उसकी एक ही कोशिका होती है, जैसे शुक्राणु एक कोशिकीय होता है उसी प्रकार से अंडाणु भी जो है एक कोशिकीय होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, देखा ना आपने, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट जिसको कहा जाता है। अब अंडवाहिनी भी जो है एक जोड़ी होती है, दोनों साइड में आप देख सकते हैं, ये रहे दोनों साइड्स में। तो अंडवाहिनी की एक जोड़ी होती है। तो अंडवाहिनी को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। प्रत्येक अंडवाहिनी में एक कीप के आकार का छिद्र होता है, ठीक है, और जो निकले हुए अंडे को अंडवाहिनी में उठाकर धकेलने में सहायता करता है। इस तरह से ये यहाँ पर ये जो है ना अंडाशय, इसमें से एक जो होता है वो इस तरह से यहाँ को एंटर करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है गर्भाशय, ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, गर्भाशय अथवा यूट्रस कहा जाता है। अब अंडाशय जो होते, आई एम सॉरी, गर्भाशय जो होता है वो एक पेशीय संरचना होती है। पेशीय यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यह मसल से बने होते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय जो है वो एक पेशीय संरचना है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय का कहते हैं। गर्भाशय एक जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह वह स्थान है जहां निषेचित अंडाणु, यानी कि जो अंडाणु निषेचित हो जाता है, स्पर्म के साथ मिलकर निषेचन जब होता है, निषेचन की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद अंडाणु या युग्मनज क्या करता है, प्रत्यारोपित होता है यहाँ पर, ठीक है, प्रत्यारोपित यानी कि स्थिर होता है और यहां से पोषण प्राप्त करता है। वो जो युग्मनज बनता है वो गर्भाशय से ही क्या होता है बेटा,
पोषण को प्राप्त करता है और एक शिशु के रूप में विकसित होता है। यानी कि एक शिशु का जो पूर्ण विकास होता है वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय के भीतर होता है। ओके, इसी से जुड़कर जो है शिशु जो है आगे बढ़ता है, विकसित होता है और एक विकसित शिशु के रूप में आता है। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों कि अंडाशय क्या है? अंडाशय से हर जो है क्या होता है बच्चे? अंडाशयों से हर महीने में किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु जो है उत्पन्न होता है। वो फिर क्या करता है? वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है। फेलोपियन ट्यूब यानी क्या है? फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। वो भी एक जोड़ी होती है हमारे शरीर में, स्त्रियों के शरीर में। ठीक है। और ये क्या करती है? गर्भाशय का अगला जो भाग है, गर्भाशय क्या है? एक पेशीय संरचना है और ये एक जीवन रक्षक प्रणाली है। और ये क्या है बच्चे? ये स्त्रियों में जो है एक जीवन रक्षक प्रणाली है, क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है ये रिलीज करती है। ये सब आप बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स को ये रिलीज करती है ताकि वो स्त्री शरीर को सुरक्षित रखे। बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रखने का कार्य जो है कौन करता है? गर्भाशय और उससे निकलने वाले हॉर्मोन्स। इसको याद रखिएगा। ठीक है। और जो है निषेचित अंडाणु, जिसको हम युग्मनज कहते हैं, वो यहां पर प्रत्यारोपित होता है। यही से पोषण ग्रहण करता है और एक शिशु के रूप में जो है वो आता है। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बेटा अब हम बात करेंगे, हम डिटेल में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम ड्रॉ करने वाले हैं किसकी? जो हमारे शुक्राणु है और जो हमारा अंडाणु है, उसके चित्रों को हम बनाएंगे यहां पर और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं यहां पर। मानव शुक्राणु का चित्र यहां पर बनाएंगे। मानव शुक्राणु, अथवा इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में बेटा? ह्यूमन स्पर्म का चित्र बनाएंगे। ह्यूमन स्पर्म। ठीक है। तो आपको एग्जाम्स में ये पूछ सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने को। तो आप पहले क्या बनाएंगे बेटा? इसका एक हेड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, एक सिरा होता है यहाँ पर इस तरह से, और उसके बाद इसका एक मिडिल पीस होता है इस प्रकार से, और इसकी एक लंबी सी पूंछ जैसी संरचना होती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है? इसका आउटर आउटर जो है लेयर्स को बनाना है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये इसका हेड रीजन है। ठीक है। और यहाँ पर इसका मिडल पोर्शन कहा जाता है। बेटा ये लाखों जो वृषण में से लाखों शुक्राणु निकलते हैं। ये जो शुक्राणु होते हैं ये कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। पहला तो ये कि ये अति सूक्ष्म होते हैं। यहाँ पे लिखूं, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ओके। अब इसके भागों को हम लोग जरा लेबल करें। ये भाग जो है ये इसका सिर भाग है ना? क्या कहा कहलाता है ये? इसका कौन सा भाग है बच्चे? ये इसका सिर है, यानी कि हेड पोर्शन है। आप भी मेरे साथ साथ इसको बना सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये इसका मध्य भाग कहलाता है। मध्य भाग अथवा मिडिल पोर्शन या मिडिल पीस कहलाता है। मिडिल पीस कहलाता है। और ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा है ना बच्चे, ये वाला,
ये वाला, ये जो है ये इसका टेल है, यानी कि इसकी क्या है, टेल को क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, पूंछ है ना, पूंछ है ये इसकी। तो यहाँ पे लिखे हम लोग पूंछ, ये इसका पूंछ है अथवा इसका टेल पोर्शन है। तो एग्जाम में आपसे अगर बोले कि शुक्राणु ह्यूमन स्पर्म का चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है, तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से जो है इस डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। इसके तीन भाग है, आपने देखा, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है वो उसका सिर है यानी कि हेड पोर्शन है। ये बीच वाला जो भाग है ये इसका मध्य भाग अथवा मिडिल पीस कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है लास्ट वाला एंड पोर्शन जो है वो उसका पूंछ अथवा टेल पोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन भागों में इसको आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और आप ये भी याद रखिए, ये जो शुक्राणु होता है या जो स्पर्म होता है ये अति सूक्ष्म अथवा माइक्रोस्कोपिक होता है, साथ साथ में ये एक कोशिक होता है। क्या होता है, एक कोशिक होता है। एक कोशिक यानी क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलार, यूनिसेलुलार यानी कि एक ही सेल का ये बना होता है, उसी को हम यूनिसेलुलार कहते हैं, है ना। तो चलिए इसको एक और बार जरा हम लोग समझ लेते हैं। ये रहा, ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये है एक स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का चित्र यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो भाग है इसका, ये इसका सिर है। और देखो बच्चे, इस सिर के पोर्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर जो है एक गोल आकृति की कोई चीज दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर गोलाकार कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, ये इसका केंद्रक है। क्या है ये, केंद्रक अथवा न्यूक्लियस कहलाता है। तो सिर भाग है ये, इसमें इसका केंद्रक होता है अथवा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखो ये जो भाग होता है मध्य भाग, जिसको हम मिडिल पीस कहते हैं, इसमें असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया पता है क्या होता है, एक सेल का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को क्या करते हैं, पावर देती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह का एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहां पर स्थित होता है बच्चे, बीच में स्थित होता है, यानी कि मिडिल पीस में स्थित होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है, टेल कहा जाता है। और ये किसमें सहायक करता है, गति में सहायक करता है। यानी कि जो आप समझ सकते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो गति करते रहते हैं। गति मीन्स यानी कि चलते हैं, बस एक जगह पर रुकते नहीं है। ठीक है, तो शुक्राणु में सभी सामान्य कोशिका घटक मौजूद होते हैं। शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ के कारण ही गतिशील होती है। ठीक है, तो इसकी लंबी पूंछ होने के कारण ये क्या होता है, गतिशील होता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पॉइंट्स को जो है यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, जो सिर भाग है यहाँ पर केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस। और जो मिडिल पीस होता है वहां पर एक कोशिकांग होता है जो उस सेल को, किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो है एनर्जी का जो है पावर हाउस कहा जाता है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है बेटा उसको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे अनेक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो स्पर्म के यानी कि शुक्राणु के मध्य भाग में स्थित होता है, जो इसके कार्य को क्या करते हैं, इसके हर कार्य को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको पूरी ताकत प्रोवाइड करता है। ठीक है, और पूंछ की हमने बात की, पूंछ के कारण ही क्या होती है, शुक्राणु जो है वो गतिशील होती है।
गतिशील यानी कि मोटाइल होती है, वो एक जगह पर रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। तो शुक्राणु और ह्यूमन स्पर्म को आप सबने बना लिया। देखो डायग्राम के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस चीज को। आप सभी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसके एक एक भाग की विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। और अब हम जाएंगे सीधे किसकी तरफ, मानव अंडाणु की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर युग्मक है ना, यानी कि मेल गेमीट का हो गया। अब हम जाएंगे सीधे किसकी तरफ, फीमेल गेमीट की तरफ। बनाए हम लोग, चलिए, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु, मानव अंडाणु। उसको भी हम लोग जरा चित्र के तौर पर आपको दिखाते हैं। मानव अंडाणु, ह्यूमन ओवम। ठीक है, एग या ओवम आप उसको कह सकते हो। चलिए, अब इसके चित्र को भी जरा बनाए हम लोग। मानव, ह्यूमन जो है ओवम। ठीक है, तो बेटा ह्यूमन ओवम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ओवम जो होता है वो भी कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है बच्चे, एक कोशिकीय होता है, यानी कि एक ही सेल का बना होता है। तो उसको ड्रॉ करते हैं हम लोग यहां पे इस तरह से। ये जो होता है ये शुक्राणु से बड़ा होता है। कैसा होता है, शुक्राणु से बड़ा होता है। अब इसके बीच में यहां पे आप देख सकते हैं, इसके बीच में भी जो है, जिस तरह से स्पर्म था, स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस था, यहां पर क्या है, बीच में जो है न्यूक्लियस है। देखा आपने। और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है इसके बीचों बीच, साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको बताया मानव अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु से बड़ा होता है, शुक्राणु से बड़ा होता है। शुक्राणु अति सूक्ष्म होता है, लेकिन अंडाणु जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है। अब बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बीचों बीच जो है क्या है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है। देखा आपने, न्यूक्लियस। ओके, अब जो है यहां पर जो आपको जो छोटी ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य है। क्या है ये, कोशिका द्रव्य, या इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है आपने अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। इसके जो जितने भी पार्ट्स है उसको आपने याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अब देखो बच्चे, हमसे एक और प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आप अंडाणु और शुक्राणु के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको डिफरेंस बताने हैं, इनको कंपेयर करना है आपने। तो आप किस तरह से इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं, जरा देखें हम लोग। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, वी आर गोइंग टू कंपेयर ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले अगर हम अंडाणु की बात करें तो अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु से बड़ा होता है। अंडाणु कैसा होता है, शुक्राणु से बड़ा होता है। शुक्राणु अंडाणु से बहुत छोटा होता है, यानी कि अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है। अब
ये क्या है? अंडाणु क्या है बेटा? ये मादा प्रजनन कोशिका है। अंडाणु क्या है? ओवम क्या है? मादा प्रजनन कोशिका है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है इसको, है ना। और शुक्राणु क्या है? आप जानते हो शुक्राणु जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि नर प्रजनन कोशिका कहलाती है। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात हम करें तो जो हमारा ओवम होता है इसमें कोई पूंछ नहीं होती। क्या नहीं होती? इसमें कोई पूंछ नहीं होती है। लेकिन शुक्राणु में क्या होता है बच्चे? शुक्राणु में जो होता है पूंछ होती है और वो गतिशील होती है, मोटाइल होती है। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करती है। लेकिन यहां पर देखिए बेटा आप, जो ओवम होती है यानी कि जो अंडाणु है वो गतिशील नहीं होती। गतिशील नहीं होती है यानी कि उसकी कोई पूंछ भी नहीं होती। वो वहीं पर स्थिर होती है, यानी कि वो अपनी तरफ से नहीं मूव कर सकती, गतिशील नहीं होती है। ठीक है। अब शुक्राणु की अगर हम बात करें तो इसका सर होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होती है। लेकिन ओवम जो होती है उसमें एक राउंड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें बीचों बीच एक केंद्रक होता है और उसके अंदर जो है क्या रहते हैं? बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इन दोनों सेल्स को, इन दोनों यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को आपने क्या करना है बच्चे? आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है। ठीक है। चलिए, तो आपको अभी अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उसके भाग कौन कौन से हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके भाग कौन से हैं। फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है ना, कोशिका जो है होती है वो कौन से, जो है अंडाणु क्या है, शुक्राणु क्या है, ये सभी आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बेटा अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। तो निषेचन देखते हैं क्या है, जिसके हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हमने जो है युग्मकों के बारे में तो अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली। अब जरा देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। बेटा निषेचन से पहले एक और बात आपको बता देते हैं। जो विभिन्न जंतुएं होते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन करते हैं, उनमें अंडों का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो विभिन्न जंतुओं में अंडे का जो साइज होता है, अंडे का आकार बोलिए, वो कैसा होता है? एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है। अब देखो, किसी में जो है अंडे जो होते हैं या अंड जो होता है, अंडाणु जो होता है, वो कैसा होता है? अति सूक्ष्म हो सकता है, अति सूक्ष्म होता है। और कईयों में कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मनुष्य की अगर हम बात बोले तो छोटे होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप मुर्गी की बात बोले तो क्या है? मुर्गी के अंडे वगैरह कैसे होते हैं, उनके ओम कैसे होते हैं बेटा? बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो पता है किसका होता है? शतुरमुर्ग सुना है आपने, एक पक्षी का नाम, है ना। उसका अंडा, जो ऑस्ट्रिच जिसको हम कहते हैं ना, उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है। ओके। तो एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं निषेचन की तरफ। क्या है निषेचन? इसमें क्या क्या होता है जरा देखें हम लोग। चलिए बेटा, अगला है निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन। निषेचन और फर्टिलाइजेशन।
अब बचे, तो जनन प्रक्रम का जो पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे उस मिलाप को हम क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, संलयन कहते हैं। ठीक है, जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु और ओवम अंडाणु क्या होते हैं बेटा, इनका जब संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब शुक्राणु और अंडाणु जो है वे संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है। शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन, ठीक है, उस संलयन को हम क्या कहते हैं बच्चे, उसी को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु जो है वो संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा आपको पता है, उसका परिणाम स्वरूप जो होता है एक युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी जाइगोट, जिसको अंग्रेजी में हम जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे ये रहा, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा ड्रॉ करें हम लोग, निषेचन की जो प्रक्रिया है उसको जरा ड्रॉ करके देखें। चलिए बच्चे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो निषेचन के समय क्या होता है, ये आपका ये रहा अंडाणु। ठीक है, ये अंडाणु ड्रॉ कर दिया हमने, इस तरह से हमने अंडाणु को ड्रॉ कर दिया। अब बेटा अंडाणु क्या होती है, अंडाणु तो स्थिर रहती है ना, वो ज्यादा क्या नहीं करती, इधर उधर मूव नहीं करती है, तो वो स्थिर रहती है। तो वहां पर क्या आता है, वहां पर जो है शुक्राणु जो है मूव करते हुए आती है। क्यों मूव करती है, वो मोटाइल है, वो स्थिर नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी स्थान तक जा सकते हैं, है ना। तो ये वो प्रक्रम है यानी कि जनन प्रक्रम का पहला चरण है जहां पर क्या करता है, शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ संलयन करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये रहा, शुक्राणु का चित्र हमने बना दिया। तो इस तरह से बहुत सारे शुक्राणु जो है इस तरह से आते हैं और यहाँ पर क्या होता है, अंदर आकर ओवम के साथ संलयन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है। तो ये आपस में आते हैं और क्या करते हैं, संलयन करते हैं और इससे क्या होता है, निषेचन होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है वहां पर, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उस नए चीज को हम कहते हैं युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, युग्मनज का निर्माण होता है। यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों न्यूक्लियस यानी कि दोनों केंद्रक, यानी कि ये शुक्राणु का केंद्रक ये रहा और ये ओवम का केंद्रक यानी कि अंडाणु का केंद्रक, ये दोनों क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, संलयित केंद्रक। संलयित केंद्रक, ठीक है। और किसका निर्माण होता है वहां पर, जाइगोट का निर्माण होता है यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो बच्चे आज के क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा है आप सबको क्लियर हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज हमने बात की थी माता जननांग के बारे में, नर जननांग के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके एक एक भागों को हमने समझा, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मानव अंडाणु क्या होता है, उसके उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नर जननांग कैसा होता है, जो है युग्मक कैसा होता है, यानी कि
जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कौन कौन से भाग में क्या क्या होते हैं, ये सब हमने डिटेल में पढ़ रखा है। और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उसमें स्पर्म और ओवम का क्या रोल है, वे क्या करती है, उसके बाद क्या होता है आपने देखा, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। अब आपको इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इसमें किसी भी भाग में अब तक जो पढ़ाया है, कोई भी भाग में डाउट हो तो पूछिएगा, हम क्लियर करेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।